Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 149. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 148 को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 149 को। सेक्शन 149 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ पिटीशन। अब इस सेक्शन के अंदर इलेक्शन पिटीशन में तरमीम और मजीद सिक्योरिटी डिपॉजिट के मुतालिक बताया गया है। सब सेक्शन 1, द इलेक्शन ट्राइब्यूनल में एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड अपॉन सच टर्म्स एंड ऑन द payment of such cost as it may direct, allow the petitioner to amend the election petition in such a manner as necessary for ensuring the fair and effective trial, but it shall not permit the raising a new ground of the challenge to the election through such amendments. इलेक्शन ट्राइब्यूनल अगर ज़रूरी समझता है कि किसी भी केस को ट्रांसपेरेंट और जस्टली चलाने के लिए ज़रूरी है तो वो इलेक्शन पिटीशन में अमेंडमेंट अलाउ कर सकता है, लेकिन इन अमेंडमेंट की इजाज़त सिर्फ तभी दी जा सकती है जब तक विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड होना शुरू नहीं हुई। ट्राइब्यूनल इस अमेंडमेंट के लिए कोई भी कंडीशंस या कोई भी जुर्माना इम्पोज कर सकता है, लेकिन किसी भी पिटिशनर को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अगर कोई न्यू ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है इस अमेंडमेंट के ज़रिए तो उसको अमेंडमेंट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पिटिशनर ने पहले अपनी इलेक्शन पिटीशन में ये क्लेम किया था कि इन इलेक्शंस में धांधली हुई है, तो बाद में वो सिर्फ और सिर्फ इसी धांधली को प्रूव करने के लिए पिटीशन में चेंजेस कर सकता है, लेकिन वो कोई न्यू एलिगेशंस इस पिटीशन में अमेंडमेंट के थ्रू इम्पोज नहीं कर सकता। यानी कि नया एतराज आप अमेंडमेंट के थ्रू नहीं उठा सकते, जो पुराने एतराजात हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। सबसेक्शन 2, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन द इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कॉल अपॉन द पिटिशनर टू डिपॉजिट फर्दर सम बाय वे ऑफ सिक्योरिटी इन एडिशन टू द सम डिपॉजिट अंडर सेक्शन 142। दूसरी क्लॉज में कहा है कि मुकदमे के दौरान इलेक्शन ट्राइब्यूनल पिटिशनर्स को ये कह सकता है कि वो मज़ीद सिक्योरिटी की रकम जमा करवाएं, यानी कि सेक्शन 142 के तहत जो पहले उन्होंने सिक्योरिटी जमा कराई थी उसके बावजूद मज़ीद सिक्योरिटी जमा करवाएं। अगर कोई भी पिटिशनर मज़ीद सिक्योरिटी जमा नहीं करवाता तो पिटिशन उसकी देन एंड देयर डिसमिस हो जाएगी। सो सिंपली सेक्शन 149 ने क्या कहा, इलेक्शन पिटीशन में तरमीम की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन गवाह का बयान रिकॉर्ड होने से पहले इसमें नई ऑब्जेक्शन या नया एतराज़ उठाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर ज़रूरत पड़े तो पिटिशनर को इलेक्शन ट्राइब्यूनल मज़ीद सिक्योरिटी रकम जमा कराने का ऑर्डर भी दे सकता है। अगर वो सिक्योरिटी जमा नहीं करवाता तो उसकी पिटीशन खारिज हो जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 150। सेक्शन 150 बात करता है प्लेस ऑफ ट्रायल की, कि इलेक्शन पिटीशन की समाअत कहाँ पर होगी। So the trial of an election petition shall be held at such place or places as the tribunal may think fit। कि ये फैसला इलेक्शन ट्राइब्यूनल खुद करेगा कि इलेक्शन पिटीशन की समाअत कहाँ होगी, यानी कि जहाँ पर ट्राइब्यूनल मुनासिब समझेगा इलेक्शन पिटीशन की समाअत भी वहीं होगी, चाहे किसी अदालत या किसी भी मखसूस जगह पर, और जगह का जो तयन है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल खुद करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 151। सेक्शन 151 बात करता है पावर टू ट्रांसफर पिटीशन, कि इलेक्शन पिटीशन को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। कैसे? द कमीशन में एट एनी स्टेज ऑन इट्स ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी एंड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड ट्रांसफर एन इलेक्शन पिटीशन फ्रॉम वन इलेक्शन ट्राइब्यूनल टू द अनदर इलेक्शन ट्राइब्यूनल एंड द इलेक्शन ट्राइब्यूनल टू विच द इलेक्शन पिटीशन इज ट्रांसफर्ड
पहली बात, इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी वक्त आज खुद नोटिस लेते हुए या किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर अगर उसे मुनासिब लगे तो वो पहले तो रिटर्न रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि किस वजह से वो करना चाह रहा है, तो वो किसी भी एक इलेक्शन पिटीशन को किसी एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल से दूसरे इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन इससे पहले उसने वजह भी बतानी होगी कि वो क्यों ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। और जब ये इलेक्शन पिटीशन एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल से दूसरे इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, देन the tribunal to which the election petition is transferred shall proceed with the trial of petition from the stage from where it is transferred। तो जब नई इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये पिटीशन ट्रांसफ़र होगी तो नया ट्राइब्यूनल इस केस को उसी मरहले से आगे बढ़ाएगा जहां से पिछले ट्राइब्यूनल में ये प्रोसीडिंग स्टॉप की गई थी। सेकेंडली, एंड मे रिकॉल एंड एग्जामिन एनी विटनेस हु हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड। और अगर ये नया इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुनासिब समझे तो वो पहले से गवाहों को जिनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गई हैं उनको दोबारा बुलाकर उनकी स्टेटमेंट्स या उन पर क्रॉस करने का ऑर्डर कर सकता है। सिंपली इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शन पिटीशन को एक ट्राइब्यूनल से दूसरे ट्राइब्यूनल में ट्रांसफ़र कर सकता है। नया ट्राइब्यूनल उस केस को वहीं से आगे बढ़ाएगा जहां से पिछले ट्राइब्यूनल ने छोड़ा था। अगर नए ट्राइब्यूनल को मुनासिब लगता है तो वो पहले वाले गवाहों को दोबारा बुलाकर उनका बयान दोबारा रिकॉर्ड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 152। सेक्शन 152 बात करता है एडवोकेट जनरल टू असिस्ट द इलेक्शन ट्राइब्यूनल। अब इसमें कहा गया है कि एडवोकेट जनरल इलेक्शन ट्राइब्यूनल को किसी भी मामले में असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। सेक्शन क्या कहता है? द एडवोकेट जनरल फॉर द प्रोविंस शैल if an election tribunal requires assist the tribunal at the hearing of election petition in such a manner as it may require। अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल किसी भी इलेक्शन पिटीशन के समाअत के दौरान उसको कहीं पर भी असिस्टेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो मुतलका सूबे का जो एडवोकेट जनरल है वो बाउंड है कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल को असिस्ट करेगा, यानी कि जिस तरह की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है वैसे ही उसको हेल्प करेगा। यानी कि अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल को किसी भी जगह पर किसी लीगल ओपिनियन की ज़रूरत हो तो वो इस एडवोकेट जनरल से असिस्टेंस मांग सकती है और जो एडवोकेट जनरल है वो फिर इस इलेक्शन ट्राइब्यूनल को प्रॉपरली असिस्ट करेगा। यानी कि जिस हद तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल असिस्टेंस मांग रहा है उस हद तक इसको हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 153। सेक्शन 153 बात करता है रिक्रिमिनेशन वेयर द सीट इज क्लेम्ड। अब इस सेक्शन में इस सिचुएशन को बताया गया है जहां पर इलेक्शन पिटीशन में पिटीशनर ये क्लेम करता है कि वो कामयाब उम्मीदवार की जगह वो मुंतखब हो जाता है, यानी कि सीट उसे मिल जाती कामयाब उम्मीदवार की जगह। So subsection 1, where an election petition or declaration is claimed that the candidate other than the returned candidate has been elected, the returned candidate or any other respondent may produce the evidence to prove that the election of such other candidate would have been declared void had he been the returned candidate and had a petition been presented calling in his election in question। Simply, अगर किसी इलेक्शन पिटीशन में ये क्लेम किया जाता है कि कामयाब उम्मीदवार के बजाय ये जो पिटीशनर है ये कामयाब होता, तो फिर ऐसी सूरत में जो कामयाब उम्मीदवार है यानी कि जो रिस्पोंडेंट है वो अपने इस पिटीशन के रिप्लाई में ये सबूत दे सकता है कि अगर ये पिटीशनर जीत भी जाता तो इसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाता। यानी कि सिंपली जीतने वाले उम्मीदवार के पास ये राइट है कि वो दूसरे उम्मीदवार को जो अपनी इलेक्शन पिटीशन में खुद को कामयाब डिक्लेयर करवाना चाहता है उसके खिलाफ एलिगेशंस लगाकर खुद को डिफेंड कर सके। Subsection 2, the election tribunal shall not allow the returned candidate or other respondent to produce the evidence under subsection 1 unless he has within 14 days next following the commencement of the trial give notice to the tribunal to produce such evidence and deposited the amount under section 142। लेकिन
ये रिटर्न कैंडिडेट, ये कामयाब उम्मीदवार ये सबूत तभी पेश कर सकता है अगर ट्रायल शुरू होने के 14 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल को नोटिस दे कि वो ऐसी चीज़ प्रूफ करना चाहता है कि अगर ये बंदा जीत भी जाता तो इसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाता, तो उसके लिए उसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल को नोटिस देना होगा और साथ ही साथ सेक्शन 142 के तहत सिक्योरिटी भी जमा करानी होगी। सबसेक्शन 3, एवरी नोटिस रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल बी accompanied by the statement of the case and all the provisions relating to the contents, verifications, trial and procedure of election petition shall apply to the statement as if it were an election petition। अब जो भी नोटिस सबसेक्शन 2 के अंदर ये रिस्पोंडेंट इलेक्शन ट्राइब्यूनल को देगा उसके साथ वो अपनी एक तहरीरी बयान भी देगा और इस तहरीरी बयान पर वो तमाम रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे जो एक इलेक्शन पिटीशन पर होते हैं। यानी कि कैसे, अब मटेरियल फैक्ट्स को किस तरह से लिखा जाएगा, वेरिफिकेशन किस तरह से होगी, हेयरिंग का क्या तरीकाकार होगा, सिक्योरिटी की रकम किस तरह से डिपॉजिट करानी है। यानी कि जिस तरह एक इलेक्शन पिटीशन पर जो रूल्स फॉलो होते हैं इस स्टेटमेंट पर भी वही रूल्स फॉलो होंगे। सो सिंपली सेक्शन 153 ने क्या कहा कि अगर कोई पिटिशनर अपनी पिटीशन में ये क्लेम करता है कि इस कामयाब उम्मीदवार की जगह मैं जीत जाता, तो फिर वो कामयाब उम्मीदवार इसके रिप्लाई में ये क्लेम रेज कर सकता है कि अगर ये पिटिशनर जीत भी जाता तो इसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाता। अपनी इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उसने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को 14 दिन का नोटिस देना है, साथ ही साथ सिक्योरिटी की रकम जमा करानी है और इस नोटिस पर भी वही तमाम रूल्स फॉलो होंगे जो एक इलेक्शन पिटीशन पर फॉलो होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 154 जो कि बात करता है डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल की, कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल किसी इलेक्शन पिटीशन पर हियरिंग कंप्लीट होने के बाद क्या फैसला कर सकता है। सो सब सेक्शन 1, द इलेक्शन ट्राइब्यूनल मे अपॉन द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन मेक एन ऑर्डर, कि जब इलेक्शन पिटीशन का ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल इनमें से कोई एक ऑर्डर पास कर सकता है। अब किस तरह का ऑर्डर, नंबर 1, डिसमिसिंग द पिटीशन, यानी कि अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि पिटीशनर ने अपना मुकदमा साबित नहीं किया तो वो उसकी पिटीशन को खारिज कर सकता है। सेकेंडली है कि अगर पिटीशन दुरुस्त साबित हो जाए तो फिर क्या फैसला होगा। नंबर 1, द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट टू बी वॉइड एंड डायरेक्टिंग दैट द फ्रेश पोल बी हेल्ड इन 1 और मोर पोलिंग स्टेशन। पहली बात तो वो कामयाब उम्मीदवार के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है कि किन किन पोलिंग स्टेशंस में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। सेकेंडली, द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट टू बी वॉइड एंड द पिटिशनर और एनी अदर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स टू हैव बीन इलेक्टेड, या फिर वो कामयाब उम्मीदवार के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करके पिटिशनर को या किसी भी और कैंडिडेट को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर सकता है। थिर्डली, the election as a whole to be void and directing that the fresh election to be held in the entire constituency, या फिर वो पूरे के पूरे हलके के इलेक्शन को void डिक्लेयर कर सकता है और पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन करवाने का ऑर्डर भी पास कर सकता है। सबसेक्शन 2, save as provided in section 155, the decision of an election tribunal on an election petition shall be final। सेक्शन 155 में जो बात कही गई है इसके अलावा इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल होगा, यानी कि इस फैसले के खिलाफ मजीद अपील या रिवीजन की गुंजाइश नहीं होगी जब तक कि सेक्शन 155 कुछ और बात ना कहे। यानी कि सेक्शन 155 को मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 154 को पढ़ना है। सिंपली सेक्शन 154 ने क्या कहा, इलेक्शन पिटीशन कंक्लूड होने पर या तो पिटीशन डिसमिस हो जाएगी या अगर पिटीशन एक्सेप्ट होती है तो कामयाब उम्मीदवार के इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर होंगे, कुछ पोलिंग स्टेशंस में दोबारा इलेक्शन होंगे या फिर कोई और उम्मीदवार सक्सेसफुल डिक्लेयर हो जाएगा। अब आ जाती हैं सेक्शन 155 पे। सो सेक्शन 155 क्या कहता है, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल,
कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले से अगर किसी को कोई इख्तिलाफ है तो वो किस अदालत में और कितने टाइम पीरियड के अंदर अपील फाइल कर सकता है। सबसेक्शन 1, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द फाइनल डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन चैलेंजिंग द इलेक्शन टू एन असेंबली और सेनेट मे विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ डिसीजन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सेनेट के इंतखाबात के खिलाफ कोई इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फ़ाइल की गई थी और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उस पर कोई डिसीजन दिया है और अगर कोई पार्टी अपने आप को इलेक्शन ट्राइब्यूनल के इस फैसले से एग्रीव्ड कंसिडर करती है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकती है। यानी कि जिस दिन फैसला हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकती है। सबसेक्शन 2, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द फाइनल डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन पिटीशन चैलेंजिंग द इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट मे विद इन 30 days अपील टू द हाई कोर्ट। अगर लोकल गवर्नमेंट के कोई इलेक्शंस थे, यानी कि अगर बल्दियाती इंतखाबात के में किसी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कोई अपील की थी और उसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला दिया है तो ये पार्टी अपने आप को अगर एग्रीव्ड कंसिडर करती है तो वो 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है। फिर हाई कोर्ट जो भी फैसला देगी वो फाइनल होगी, उस पर कोई भी मजीद अपील नहीं हो सकती। सेकेंडली, An appeal under subsection 1 and 2 shall be decided within 180 days। जो भी अपील आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला 6 महीने के अंदर अंदर करने की पाबंद है। प्रोवाइजो क्या कहती है? दैट द इंजंक्टिव ऑर्डर इफ पास्ड शैल स्टैंड वैकेटेड ऑटोमेटिकली इफ द अपील इज नॉट डिसाइडेड विद इन 180 days बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपने कोई अपील फाइल की थी और इन दोनों अदालतों ने अगर कोई हुक्म इम्तनाई जारी किया हो, यानी कि किसी भी उम्मीदवार को काम करने से रोका हो और अगर अपील 180 दिन में डिसाइड नहीं होती तो ये इंजंक्शन ऑर्डर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। सो सिंपली कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सेनेट के इंतखाबात को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन में अपील होगी। इसी तरह बल्दियाती इंतखाबात को अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में 30 दिन में अपील होगी। जो भी अपील आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे उसको 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड होना है। अगर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी इंजंक्शन ऑर्डर पास करती है तो 180 दिन के अगर अपील डिसाइड नहीं होती तो वो इंजंक्शन ऑर्डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 156। सेक्शन 156 बात करता है ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग द इलेक्शन ऑफ रिटर्न कैंडिडेट वॉइड, कि किन केसेस में कामयाब उम्मीदवार का इंतखाब कलअदम करार दिया जा सकता है और किन सूरतों में ऐसा नहीं किया जा सकता। So subsection 1, the election tribunal shall declare the election of return candidate to be void। इलेक्शन ट्राइब्यूनल कामयाब उम्मीदवार के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर इनमें से कोई एक सिचुएशन भी अराइज हो तो। नंबर 1, द नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट वॉज इनवैलिड। कामयाब उम्मीदवार के जो कागजात नामजदगी थे वो ठीक नहीं थे। सेकेंडली, द रिटर्न कैंडिडेट वॉज नॉट ऑन नॉमिनेशन डे क्वालिफाइड फॉर और डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर, या नामजदगी के दिन ये कामयाब उम्मीदवार क्वालिफाइड नहीं था या किसी भी डिसक्वालिफिकेशन का शिकार था। सेकेंडली, the election of the return candidate has been procured or induced by any corrupt or illegal practice, या इसका इंतखाब किसी भी करप्शन या गैर कानूनी तरीके से कराया गया था, यानी कि इसके जो नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए थे उसमें कोई करप्शन का एलिमेंट इन्वॉल्व था। फोर्थली, अ करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस हैज़ बीन कमिटेड बाय रिटर्न कैंडिडेट और हिज एजेंट और बाय एनी पर्सन विद द कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट और हिज एजेंट, या फिर ये जो करप्शन या गैर कानूनी अमल किया गया था ये इस कामयाब उम्मीदवार या उसके एजेंट की मर्जी और उनके कहने के मुताबिक किया गया था, तो फिर उसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। सबसेक्शन 2, इफ द करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस इज प्रूव्ड एट अ पोलिंग स्टेशन द इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वाइल द डिक्लेयरिंग ऑफ इलेक्शन टू बी वॉइड डायरेक्ट द रीपोल एट द पोलिंग स्टेशन। अगर
किसी भी पोलिंग स्टेशन पर यह साबित हो जाए कि कोई करप्शन का एलिमेंट इन्वॉल्व था या कोई इलीगल वे अडॉप्ट किया गया था, तो ट्राइब्यूनल उस रिटर्न कैंडिडेट का इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर करते हुए उस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का ऑर्डर पास कर सकती है। Subsection 3. The election of the return candidate shall not be declared void on any ground. लेकिन किन सूरतों में उस कामयाब उम्मीदवार का इलेक्शन void declare नहीं हो सकता? Number 1. That any corrupt or illegal practice has been committed if the tribunal is satisfied that it was not committed with the consent of candidate or his agent and he took all the reasonable precaution to prevent its commission. या फिर अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल को ये यकीन हो कि जो करप्शन हुई थी या इलीगल वे अडॉप्ट किया गया था वो उम्मीदवार या उसके एजेंट के कहने पर नहीं हुआ, ना ही उनकी मर्जी से हुआ है, बल्कि उन्होंने इस करप्शन को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, तो फिर उन सूरतों में इसका इलेक्शन जो है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा। या फिर सेकेंडली, दैट एनी ऑफ द अदर कंटेस्टिंग कैंडिडेट वाज ऑन नॉमिनेशन डे नॉट क्वालिफाइड फॉर और वाज डिस्क्वालिफाइड from being elected as a member, या फिर कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो कि हार चुका है इस इलेक्शन में, उसके बारे में ये साबित हो कि वो नामजदगी के दिन अहल नहीं था या किसी नाअहली का शिकार था, तो सिर्फ और सिर्फ उस कैंडिडेट की नाअहली की वजह से इस कामयाब उम्मीदवार का इंतखाब वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सिंपली सेक्शन 156 ने कहा कि इलेक्शन किन सूरतों में वॉइड डिक्लेयर हो सकता है? अगर उसके नॉमिनेशन पेपर्स गलत हैं, अगर वो उम्मीदवार नाअहल था, कोई उसकी कामयाबी जो थी वो किसी करप्शन या इलीगल वे अडॉप्ट करके हासिल की गई थी, या उस उम्मीदवार ने या उसके एजेंट ने कोई करप्शन या गैर कानूनी काम किया था अपनी इस कामयाबी के लिए। लेकिन किन सूरतों में उसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा? जहां पर यह चीज़ साबित हो जाए कि करप्शन जो है वो इस कैंडिडेट या उसके एजेंट की मर्जी से नहीं हुई और उन्होंने इस करप्शन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 149 से सेक्शन 156 तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।